हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जैसे मैंने मेरे हर एक वीडियो में बताया था कि मैं जल्दी आपको मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और वो क्यों वर्क करती है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज दोस्तों मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को वो स्ट्रैटेजी सीखने में आसानी हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये जो मैंने चार्ट और टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट्स की है। तो आप लोगों को 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे जाना है। तो ये स्ट्रेटजी क्या है और ये क्यों वर्क होती है और ये क्यों इतने अच्छे रिजल्ट देती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहले ये जान लेते हैं, आप लोगों को बहुत से लोगों को पता होगा कि रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल का मतलब है ये ऊपर ओपन होती है नीचे क्लोज होती है, ग्रीन कैंडल ये नीचे ओपन होती है ऊपर क्लोज होती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्ट्रैटेजी में। तो आप ये थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। इतना ही स्टडी करना है, रेड कैंडल मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल मतलब क्या है, वो ओपन कहाँ पे होती है और क्लोज कहाँ पे होती है, बस यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ये कल का ही आई गेस ये परसों का ही चार्ट है, मैं कल के चार्ट पे भी आऊंगा कैसे वर्क होते हैं। कल एक्चुअली ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ उसमें। बट परसों हम 13 की बात करते हैं तो देख लीजिए। अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई थी, बराबर है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ पे उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, बट कुछ ज़्यादा कुछ कंसोलिडेट नहीं किया, नीचे आई यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया। ठीक है। फिर ये टाइम बिताना मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे ना बायर्स और सेलर्स, बायर्स और सेलर्स ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं। मतलब मान लीजिए 100 बायर्स थे तो 120 सेलर है, 100 बायर्स से 110 सेलर है। तो वो कैंडल ना बड़ी हो गई ना छोटी हो गई, ठीक है, बराबर इसमें ही वो सब आ गए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा जहाँ पे एक जोन तैयार होता है ना कि बायर्स और सेलर्स वहाँ पे है। तो ये देखिए यहाँ पे एक जोन तैयार हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसी कैंडल बनी ना दोस्तों कि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिवेट थे। ठीक है। उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला हमें, ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे आई, वापस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, वापस यहाँ से नीचे आ गई प्राइस। तो अभी ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे एक जोन तैयार हुआ, उसके बाद यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे एक जोन तैयार हो गया। तो अभी ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो जोन तैयार हुआ है ना, यहाँ से प्राइस नीचे गई है, ये एक जोन तैयार हो गया। हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल, ऐसे हम दो कैंडल कंसिडर करके यहाँ पे एक जोन तैयार हो गया। अभी ये जोन क्यों होते हैं और इसको हमें कैसे रीड करना है। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे, जहाँ पे बॉडी और विक थोड़े कम हो कंपेयर टू ये जो ब्रेकआउट होने वाली कैंडल है उससे, तो उसको हम एक जोन कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी ये देखो, ये दोनों एक बॉडी कंसिडर करते हैं, इसकी बॉडी छोटी इसकी बॉडी छोटी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करके एक, अगर मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, देख लीजिए ये जोन में यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये जोन मैंने इसे बना लिया यहाँ पे। तो अभी आप देख लीजिए कि जैसे ही यहाँ पे प्राइस आई या ऐसे नीचे गई, यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हाँ, ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि ये जो हमारा राउंड नंबर का फिगर रहता है ना, तो वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स कुछ भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से हम कह नहीं सकते कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो वहाँ पे हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड ही करना है ट्रेड। तो वो राउंड नंबर फिगर से अगर ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर जा रही है तो वेरी गुड, नीचे जा रही है तो वेरी गुड। बट वो राउंड नंबर फिगर क्या है, अगर मान लीजिए ये है 38,500, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 38,460 से लेके 38,550 तक
बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। 38,540 से 38,550 तक बिल्कुल ट्रेड ही नहीं करना है। आपको सिर्फ देखना है कि अ, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो रही है, या देखो अभी ये यहाँ पे आ गई थी 38,440 तक, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई क्या, नहीं हुई। ये इसी जोन के ऊपर कैंडल क्लोज और ऊपर ही नीचे निकल गई। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें राउंड नंबर की यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। अगली बात, जैसे मैंने आपको बोला कि एक जोन क्रिएट हो गया, यहाँ से प्राइस यहाँ आई, यहाँ से ऊपर गई। तो अभी देखो जैसे ही इस जोन में आई ना, उस जोन को उसने रिस्पेक्ट किया, वापस प्राइस नीचे आ गई। तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक जोन तैयार हुआ था, देखो यहाँ पे एक जोन तैयार हुआ, उसमें ही प्राइस आई, उससे ऊपर निकल गई। तो अभी आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि देखो ऐसे जोन्स क्रिएट करने, यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक जोन। तो हमें बाइंग कहाँ पे करनी है, मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या, मतलब ये हो गया 38,580, ये हमारा मान लीजिए बाइंग है। और हमारा स्टॉप लॉस है 38,628, मतलब सिर्फ 40 या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा। 50 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस है हमारा, उसके आगे हम स्टॉप लॉस नहीं करेंगे। और आपको ये कहाँ तक देगा, यहाँ तक। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे प्राइस आ गई थी 38,490, मतलब आपने बाय किया 38,580 पे, और आपकी प्राइस यहाँ तक आ गई 38,490, मतलब ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स। और आपका स्टॉप लॉस कितना है, 45 पॉइंट्स, बराबर। तो 1:1:2 आपको यहाँ पे मिल गया। तो अगर हम इस तरह से कोई वर्क करते हैं, अभी देखो यहाँ पे हो गए, यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पे नीचे आ गई। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जोन को इसने ब्रेक किया, ऊपर क्लोज दिया, तो वापस यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। और वहाँ पे देखो ये एक जोन क्रिएट हुआ था, वहां पे गई, वहां पे भी कंसोलिडेट हुआ, फिर वहां से वापस नीचे आ गई। तो यहाँ पे देखो वो वापस एक जोन तैयार हो गया, यहाँ पे एक जोन तैयार हो गया। तो यहाँ से प्राइस जब नीचे आई, तो इस जोन को रिस्पेक्ट की, और इस जोन के देखो नीचे नहीं गई प्राइस, मतलब आपकी बाइंग प्राइस समझो कि आपने ये बाय किया था 38,560 को, आपका स्टॉप लॉस है 38,480, मतलब ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। बट यहाँ से देखो, यहाँ से प्राइस जब ऊपर गई, यहाँ पे देखो वापस एक यहाँ पे जोन बना के ऊपर गई है। तो आप यहाँ से देखिए कि हमें कहाँ तक, ये ऑलमोस्ट देखो यहाँ तक हमें मिला है, ऑलमोस्ट। अभी इसको हम एक जोन क्यों नहीं बोल सकते, मैं वो भी मैं बताता हूँ। बट आपका देखो ना प्रॉफिट 560 से लेके गया है 850 तक, 860 तक, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स दोस्तों। देखो कितना ग्रेट है अगर हम जोन के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो अभी ये क्यों नहीं कंसिडर करेंगे जोन, वो भी मैं बोलता हूँ। क्या होता है कि ये जोन्स क्यों बनते हैं कि बायर सेलर, जैसे मैंने आपको बोला, इक्वल हो। और बायर सेलर्स कौन कौन से दोस्तों की, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, जैसे मान लीजिए FIS DIS, ये क्या करते हैं यहाँ पे, उनको मालूम है कौन सा प्राइस हायर है, कौन सा प्राइस लोअर है, उनका अल्गो रहता है। उसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बट उनके जो अल्गोज रहते हैं उसके हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। तो मैं कंसिडर क्या करता हूँ कि अगर यहाँ पे 6 से ज्यादा कैंडल्स होती है, तो मैं वो जोन कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं उस जोन की तरफ देखता ही नहीं हूँ। अगर 6 से कम कैंडल से, तो ही मैं जोन्स देखता हूँ और ड्रॉ करता हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ वो। जैसे यहाँ पे कितनी, एक ही कैंडल है। सो 1 से 6 तक जितनी कैंडल होती है, 1 से 6, मैं उतने ही कैंडल्स में बनाता हूँ मेरे जोन्स, नहीं तो फिर मैं वो छोड़ देता हूँ जोन्स। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स, इसलिए मैंने वो जोन कंसिडर ही नहीं किया। अभी इसको एक जोन, ये देखिए, ये एक हो गया, यहाँ से हमें यहाँ तक मिली। अभी देखो यहाँ से जब प्राइस नीचे आई थी, देखो ये एक जोन क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक आपको बताता हूँ, देखो यहाँ से एक यहाँ तक एक जोन क्रिएट हुआ, बराबर है। हाँ, अगर मैं विक तक ड्रॉ करता हूँ तो एक मेरा एक जोन तैयार हो गया। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई ना दोस्तों, यहाँ पे जैसे प्राइस प्राइस आई, आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, ये ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, ऊपर गया बट क्लोज नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर आते ही इसने देखो वापस हमें कितना दिया, यहाँ से
38,840 से लेके वो कहाँ तक आया, 38,540, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स दोस्तों। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक जोन, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भी एक जोन बनाए, बट इसका ये जो कैंडल है ना दोस्तों, ये और ये देखो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये ऐसे जोन्स हम कंसिडर नहीं करते। हाँ, ये कैंडल जो भी ब्रेकआउट कैंडल है ना, वो कैंडल इन सबसे बड़ी होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, ये कैंडल और ये कैंडल ऑलमोस्ट सेम हो गई है, तो मैं ये जोन कंसिडर नहीं करता हूँ। तो जोन कंसिडर कैसे हम करते हैं, एक तो ये कैंडल छोटी होनी चाहिए और जो ब्रेकआउट करते हो कैंडल बड़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे एक मिनिमम एक और मैक्सिमम 6 उतनी कैंडल्स होंगी तो हम वो जोन कंसिडर करते, नहीं तो छोड़ दीजिए। और जबरदस्ती से का हम जोन बना के वहां से बाय करना, फिर वापस वहां से कुछ होता है तो आप कहेंगे सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे देखिए, ये और ये कैंडल है, ये और ये ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, बट सेम नहीं है। ये थोड़ी लेग आउट की कैंडल है, वो थोड़ी बड़ी है इससे, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं जोन। अभी देखो वापस मैं अगर यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ, वापस मेरा एक जोन यहाँ पे बनता है, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ से वो ऊपर गई, जैसे मैं ये जोन बनता मेरा बनता है, मैंने यहाँ से लेके ये है जो 38,570 से लेके 520 तक, ये मेरा एक जोन बना है, मतलब मेरा 50 पॉइंट का ये मेरा रिस्क है। तो मेरा 50 पॉइंट का रिस्क है, तो मैंने ये जोन जैसे बनाया है, सॉरी 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 दोस्तों, हम बॉडी से कर सकते हैं, बॉडी से ही करते हैं। हाँ, 570 से यहाँ पे, तो जैसे मैंने ये जोन बनाया ना दोस्तों, देखो प्राइस ने इस जोन को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई और ये गैप अप हुआ, ये तो हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। और ये दूसरी एक चीज दोस्तों, आपको जब ये जोन बनाने हैं ना, आप इंट्राडे में ही बनाओ, 330 तक ही आप क्लोज कर दो, क्योंकि दूसरे दिन गैप अप होना है, गैप डाउन होना है, ये हमारे हाथ में नहीं रहता, ये तो ग्लोबल थिंग है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। बट जब इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो जितने भी मैं टारगेट देता हूँ ना, तो इसी जोन के हिसाब से देता हूँ कि अगर यहाँ पे होता है, इसके नीचे अगर क्लोज होती है तो हम दूसरे टारगेट के लिए जाएंगे, फिर तीसरे टारगेट के लिए जाएंगे, फिर चौथे के लिए जाएंगे। ये जो मैंने सारे वीडियो बनाए ना, इसके हिसाब से बनाए दोस्तों। आप इसकी बैक टेस्टिंग कीजिए, बहुत सारी बैक टेस्टिंग कीजिए। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक जोन बना है, यहाँ पे तो एक ऑलरेडी देखो मैंने एक नो ट्रेड जोन लिखा था, क्योंकि यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि प्राइस यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स रहेंगे या बहुत ज्यादा बायर्स रहेंगे। तो ब्रेकआउट के बाद हम कह सकते हैं कि ये ऊपर अच्छे से उतर जा सकते हैं या नीचे। तो अभी ये देख लीजिए कि हमने क्या किया है, यहाँ पे एक जोन बनाया, ये ऑलरेडी जोन था, तो इसको देखो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, यहाँ से प्राइस देखो यहाँ तक फॉल हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्राइस फॉल हो गई। अभी देखो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी कैंडल्स है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता हूँ दोस्तों जोन। बट देखो, अगर हम इस तरह से देखते हैं कि 1 2 3, ये कैंडल्स है, 3 कैंडल्स है, ये 3 कैंडल्स कंसीडर करते हैं, तो उस जोन को वापस इसने रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, ये एक बड़ी कैंडल है, इसको बॉडी छोटी नहीं है, बड़ी है, तो मैं यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ, यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ। नहीं, 1 2 3 4 5 6, नहीं ये बहुत बड़ा हो गया, ये हम जोन नहीं कंसिडर करेंगे, बहुत बड़ा हो गया वो। अच्छा था ये डाउन, बट फॉल बहुत अच्छा था, बट हम ये जोन कंसिडर नहीं करेंगे। अभी देख लेते हैं यहाँ पे कोई जोन बनता है या नहीं। चलो, ये बहुत बड़ी कैंडल है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ, ये देखिए, अगर मैं एक जोन बनाता हूँ यहाँ पे, तो उस जोन में प्राइस रहेगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा 39,395, 39,40, मतलब ऑलमोस्ट 55 पॉइंट्स का मेरा रिस्क है। बट यहाँ से आपको रिवॉर्ड देखो कहाँ तक मिला है, यहाँ तक 39, मतलब आपको ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला है। तो इसी तरह से मैं जोन्स बनाता हूँ, इसी तरह से मैं अब हमेशा जो टारगेट्स देता हूँ ना, इसी के बेस पे। तो उस टारगेट्स में क्या होता है दोस्तों कि रिस्क कम और रिवॉर्ड बहुत अच्छा, मतलब मिनिमम 1:2 आपको रिवॉर्ड मिलता है। आप जो स्कैल्पिंग करने वाले वीडियो है क्या और कोई दूसरी स्ट्रैटेजी वो करते हैं, वेल एंड गुड, बट ये जो स्ट्रैटेजी है ना दोस्तों,
ये स्ट्रेटेजी को हम बोल सकते हैं बिग प्लेयर फॉलो स्ट्रेटेजी। जितने भी बिग प्लेयर्स रहते हैं ना, जैसे एफ आई एस डी आई एस, उनको फॉलो करने वाली स्ट्रेटेजी, क्योंकि उनको मालूम है वो यहाँ पे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये हमारा रिटेल या होलसेल एरिया है कि यहाँ पे खरीदो। वो यहाँ पे इसलिए बेचते हैं कि उनको मालूम है ये होलसेल एरिया है। तो जैसे वो सेल करना स्टार्ट करते थे वो वापस प्राइस उसी जोन में ला के रख देते, और फिर वहां से वापस बाय कर लेते, वो वापस प्राइस ऊपर रहती। तो ये प्राइस ऊपर नीचे जो फास्ट मूवमेंट रहता है ना दोस्तों, ये एफ आई जी एस के सेलिंग और बाइंग की वजह से होता है। ये आप सबको सभी लोगों को मालूम है, बट वो उनका जो अल्गोरिदम होता है ना, वो इस तरह से वर्क करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आए। अगर आप लोगों को इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ में नहीं आए, मुझे प्लीज बता देना। मैं इसमें और डिटेल, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं बताता रहूंगा। और मैं डेली पोस्ट करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस। मैं सारे टारगेट बेचता हूँ, सारे लेवल्स बेचता हूँ, और उसके हिसाब से ही देखो अभी। अभी देखो, ये 14 अक्टूबर को हमने 5 टारगेट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ जोन्स। अभी ये इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, तो ज्यादातर लोग मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों इस टाइम पे ना कुछ करने से डरते कि ऑलरेडी इतना बड़ा है और आगे जाएगा, ऐसा सेलर सोचते हैं, इसलिए वो कुछ ज्यादा बैंग नहीं करते। बायर सोचते कि यार ये ऑलरेडी इतना बढ़ गया है, अभी नीचे आ सकता है, तो वो भी ज्यादा कुछ करते नहीं। तो ये थोड़ी साइडवेज होती है। बट साइडवेज में अगर हम जोन्स बनाते हैं ना दोस्तों, तो देखो मुझे 5 टारगेट्स ऑन 14 अक्टूबर को मिल गए। और ये जो सारे टारगेट्स है मैंने ये दिए हुए हैं मेरे अनदर वीडियो में। उसमें जो टारगेट्स दिए वो ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स दिए हैं, और उसी जोन्स के हिसाब से मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई रहेंगी। अगर कुछ भी डाउट होगा मुझे कमेंट कर देना। मैं वो ट्राई करूंगा कि आप लोगों का वो डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ। शुक्रिया दोस्तों। आई होप आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा होगा। हाँ, ये सॉरी ये बताना भूल गया, मैं EMA 20 यूज करता हूँ, क्योंकि जिस जोन के नियर बाय रहती है ना दोस्तों, उस जोन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, इसलिए मैं EMA 20 यूज करता हूँ। बट इसका मैं ज्यादा सिर्फ इंट्री के लिए यूज करता हूँ। बाकी जोन के हिसाब से मैं मेरी पूरी ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया। और कुछ